हेलो हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल क्रिमिनोलॉजी ज्ञान। और आज हम सॉल्व कर रहे हैं यूजीसी नेट क्रिमिनोलॉजी 2024 जून का पेपर। उसका हम पार्ट फोर्थ कर रहे हैं। इससे पहले के जो 3 पार्ट्स हैं हम ऑलरेडी अपने चैनल पर अपलोड कर चुके हैं। अगर आपने नहीं देखा है तो चैनल पर जाकर उससे पहले देख लीजिएगा। और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ में लगे बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि मेरी तरफ से आए किसी भी तरीके की नोटिफिकेशन को आप मिस ना करें। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 105 से अभी स्टार्ट करना है। एक पैसेज हमें दिया गया है और पैसेज के बेसिस पर हमें क्वेश्चन नंबर 105 से लेके 109 ये टोटल 5 क्वेश्चंस दे रखे हैं इसी पैसेज पर बेस्ड। ये बहुत ज़्यादा स्कोरिंग रहता है क्वेश्चन। आपको 2 पैसेज दिए जाते हैं और उसी पैसेज के बेसिस पर आपके कुछ क्वेश्चंस होते हैं। 10 क्वेश्चंस आपको इसी पैसेज के बेसिस पर रहते हैं। 2 अलग-अलग पैसेज रहेंगे। तो हम पहला पैसेज अभी सॉल्व कर रहे हैं और ये बहुत ज़्यादा स्कोरिंग इसलिए है क्योंकि पैसेज से बाहर कुछ नहीं आएगा। सभी क्वेश्चन जो पैसेज से ही रिलेटेड है। चलिए सबसे पहले हम पैसेज पढ़ लेते हैं। द इमर्जेंस ऑफ क्लासिकल कॉन्सेप्शन ऑफ लॉ एंड क्रिमिनल जस्टिस कैन बी सीन इट इज कैन बी सीन as a product of the more general shift from feudal to industrial society. Feudal societies based on land ownership and the concentration of wealth and power in relatively few hands rested on a combination of tradition and repressive systems. In the 18th century, campaign for individual rights saw powers of monarchs circumscribed, and upheavals like American and French Revolution led to the creation of new institutions in which political decisions were made. ठीक है, तो ये पैसेज में मैं आपको शॉर्ट में बता देती हूँ कि इस पैसेज के अंदर क्या बातें कही गई हैं। इस पैसेज के अंदर फर्स्ट लाइन में आपको बताया गया है कि जो फ्यूडल सोसाइटीज से इंडस्ट्रियल सोसाइटीज में शिफ्ट हुआ है वो उसके साथ-साथ क्लासिकल कंसेप्शन ऑफ लॉ एंड क्रिमिनल जस्टिस भी हमें देखने को मिला है। फ्यूडल सोसाइटीज़ क्या होती है? वो सोसाइटीज़ जहाँ पर पावर जो है, वो सिर्फ़ कुछ लोगों के पास रहती है। पावर इन द टर्म्स ऑफ वेल्थ, पावर इन द टर्म्स ऑफ लैंड ओनरशिप, ठीक है? इस तरीके से जो पावर्स हैं, वो कुछ ही लोगों के पास रहती है। और तो जब फ्यूडल से इंडस्ट्रियल सोसाइटी में हमें शिफ्ट देखने को मिला, तो वो लॉ और क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम भी उस वक़्त हमें तेज़ी से बढ़ते हुए दिखे। ठीक है? सेकंड लाइन जो है आपका वो फ्यूडल सोसाइटी इज़ बेस्ड ऑन लैंड ओनरशिप एंड द कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ एंड पावर इन रिलेटिवली फ्यू हैंड्स। तो इसके अंदर क्या है जो फ्यूडल सोसाइटीज़ हैं वो ट्रेडिशन और रिप्रेसिव सिस्टम हमें दोनों देखने को मिलते हैं। 18th सेंचुरी में ये देखने को मिला कि जो लोगों ने ये रियलाइज़ किया कि सबको इक्वल पावर मिलना चाहिए। कुछ ही लोगों के पास ओनरशिप दे दिया है, कुछ ही लोगों के पास जो वेल्थ है वो है, बाकी लोगों का क्या? तो इसीलिए अमेरिकन और ये फ्रेंच रिवॉल्यूशन स्टार्ट किए गए और उसके बाद इन रिवॉल्यूशंस के बाद से ही पॉलिटिकल डिसीजंस करे जाने लगे, ठीक है? तो ये हमारा पूरा पैसेज के बारे में बात करी गई है। नाउ क्वेश्चन नंबर 105 देखो क्या कहता है। During the conceptualization of law and criminal justice, the powers of repressive systems, ठीक है, जब लॉ एंड क्रिमिनल जस्टिस कंसेप्चुअलाइज हुए तो रिप्रेसिव सिस्टम्स जहां पर रिप्रेस कर रहे हैं है ना वो इंक्रीज हुए, डिक्रीज हुए या रिमेन्स अनचेंज्ड या इंक्रीज ड्रास्टिकली। सो आंसर विल बी डिक्रीज। क्योंकि जो लॉ एंड क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम है वो लोगों को इक्वली सब चीजों को प्रोवाइड करने की बात करता है और रिप्रेसिव सिस्टम में क्या होता है कि कुछ लोगों के पास ही पावर होती है। तो इसलिए जब लॉ एंड क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम का इमर्जेंस हुआ तो रिप्रेसिव सिस्टम जो था वो डिक्रीज हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 106 द फोरगोइंग पैराग्राफ डील्स विद, ये जो पैराग्राफ हमने अभी पढ़ा, जो पैसेज अभी हमने पढ़ा वो किससे रिलेटेड है? इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन, क्लासिकल अप्रोच, फ्यूडल सिस्टम या फ्रेंच रिवॉल्यूशन? सो दिस पैराग्राफ बेसिकली डील्स विद द क्लासिकल अप्रोच। ठीक है, क्लासिकल अप्रोच क्या होता है? जहां पर जो कोई भी एक ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर होता है वो मैनेज
प्रॉपर मैनेजमेंट की बात करता है कि प्रॉपर हायरार्की होनी चाहिए, पावर्स डिसेंट्रलाइज होने चाहिए उस तरीके से। तो हमने इस पैराग्राफ के बारे में यही सारी चीजें पढ़ी। ये जो इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन है, ये फ्यूडल सिस्टम है, ये फ्रेंच रिवोल्यूशन, ये सब पार्ट है क्लासिकल अप्रोच का। ठीक है, तो यहाँ पर जो आंसर होगा वो बेसिकली हम क्लासिकल अप्रोच के बारे में बात कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 107 देखिए क्या कहता है। लैंड ओनरशिप एंड कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ ऑफ पावर आर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ। लैंड ओनरशिप और कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ, ये सारे किसके कैरेक्टरिस्टिक है? फ्यूडल सोसाइटीज, फ्रेंच रिवॉल्यूशन, इंडिविजुअल राइट्स या अपहेवल्स इन अमेरिका। तो इट इज फ्यूडल सोसाइटीज। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 108। फ्यूडल सोसाइटीज किस पर बेस्ड हैं? इंडिविजुअल राइट्स, नॉन रिप्रेसिव सिस्टम्स, नॉन ट्रेडिशनल सिस्टम या कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ। सो द करेक्ट आंसर विल बी कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ। यहाँ पर जो फ्यूडल सोसाइटीज के अंदर हम जो डिवीजन करते हैं दैट इज बेस्ड ऑन कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ, कंसंट्रेशन ऑफ पावर्स। यहाँ पे हम राइट्स की बात नहीं करते हैं, यहाँ पे मेनली हम बात करते हैं कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ की। जिसके पास जितना ज्यादा वेल्थ होगा वो उतने ऊपर वाले पोजीशन पर होता है। द इमर्जेंस ऑफ लॉ एंड क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम इज अ प्रोडक्ट ऑफ फ्यूडल सोसाइटीज, रिप्रेसिव सिस्टम, इंडस्ट्रियल सोसाइटी या लैंड ओनरशिप। जो लॉ एंड क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम है वो इमर्ज हुआ है किसकी वजह से? तो द करेक्ट ऑप्शन विल बी द रिप्रेसिव सिस्टम। जो रिप्रेसिव सिस्टम है उसकी वजह से लॉ एंड जस्टिस सिस्टम को लाना पड़ा। देखिए जो ये फ्यूडल सिस्टम होता है इसके अंदर मेनली क्या कौन कौन होता है? किंग होता है, एक नोबल पर्सन होते हैं, फिर पीसेंट्स होते हैं, फिर वर्कर्स होते हैं। ठीक है, तो सबसे जो हायर पोजीशन दी जाती है वो किंग को दी जाती है। ठीक है, तो किंग के पास ज्यादा पावर होती है, ज्यादा वेल्थ होता है, सब कुछ। तो किंग जो है सुपीरियर है सबसे। उसके बाद नोबल के अंदर कौन कौन आ जाएंगे? आपके प्रिंस आ जाएगा, प्रिंसेस आ जाएंगे, प्रीस्ट आ जाएगा। ठीक है, ये सारे नोबल पर्सन के अंदर आ जाएंगे। फिर उन किंग जो है इनको डिस्ट्रीब्यूट करता है अपना लैंड, वेल्थ, पावर जो भी होती है। और नोबल फिर फर्दर उसको देता है पीसेंट्स को। पीसेंट उसको फर्दर डिवाइड करते हैं वर्कर्स में। ठीक है, तो ये क्या है? हायरार्कियल सिस्टम है और रिप्रेसिव सिस्टम भी है, क्योंकि जो किंग है उसके पास अल्टीमेट पावर है। ठीक है, उसके बाद फिर प्रिंस और प्रीस्ट के पास है, फिर पीजेंट्स के पास है। तो ये रिप्रेसिव सिस्टम भी है एक तरीके से। तो जो हम बात करते हैं इमर्जेंस ऑफ लॉ एंड क्रिमिनल जस्टिस, अब आपको कंफ्यूजन हो सकता है कि आंसर फ्यूडल सोसाइटीज होना चाहिए, रिप्रेसिव सिस्टम होना चाहिए। तो जो फ्यूडल सोसाइटी है वो रिप्रेसिव सिस्टम के अंडर ही आ जाएगा। जो लैंड ओनरशिप वाला सिस्टम है यहाँ पर भी एक जन ओनर रहेगा, फिर कुछ लोग जो होंगे उसके अंडर काम कर रहे होंगे। तो बेसिकली क्या ये रिप्रेसिव सिस्टम ही है। तो ओवरऑल जो है हम रिप्रेसिव सिस्टम की ही बात कर रहे हैं। तो करेक्ट ऑप्शन विल बी ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट एक और हमारे पास पैसेज है, इसको पढ़ लेते हैं। देर आर टू मेन मेथड्स यूज फॉर मेजरिंग एंड ट्रैकिंग ट्रेंड्स इन क्राइम। जब भी हमें क्राइम ट्रेंड को मेजर करना होता है या ट्रैक करना होता है तो दो मेन तरीके होते हैं। पहला क्या होता है? जो लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज जो डेटा कलेक्ट करती हैं वो है हमारे पास। एंड या फिर जो पब्लिक जो क्राइम रिपोर्ट करवाती है वो। ठीक है, या फिर अथॉरिटीज के अटेंशन में जो क्राइम आ जाते हैं वो उनको रिपोर्ट कर। बेसिकली पहला जो तरीका है आपके पास क्राइम को मेजर करने का या ट्रैक करने का वो क्या है? हम कलेक्ट करते हैं डेटा जो रिपोर्टेड किए जाती हैं। यूएस में इन्हें क्या कहते हैं? यूनिफॉर्म क्राइम रिपोर्ट्स, यूसीआर इसका शॉर्ट फॉर्म है। और ये कलेक्टेड और कोलेटेड, कोलेटेड मतलब कि कंबाइन किसके द्वारा किया जाता है? एफबीआई। एफबीआई इज फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन। इंग्लैंड और वेल्स में इस तरीके के डेटा को कौन कलेक्ट करता है? पुलिस करती है एंड नॉट एफबीआई। ठीक है, यूनाइटेड स्टेट्स में कौन करता है? एफबीआई करती है। इंग्लैंड एंड वेल्स में इस तरीके के डेटा को कौन कलेक्ट करता है? पुलिस करती है। और जनरली इसको क्या रेफर किया जाता है? रिकॉर्डेड क्राइम स्टैटिस्टिक्स। ठीक है, तो ये सारा हमने वो वाले क्राइम के बारे में बताया जहां पर जो रिपोर्टेड क्राइम होते हैं। सेकंड अप्रोच क्या है? सर्वे मेथड। ठीक है, जहां पर हम एक पॉपुलेशन से सर्वे करते हैं, उनके क्राइम को लेकर क्या एक्सपीरियंस रहा उस बारे में हम जानते हैं। इसी के बेसिस पे हमें क्वेश्चंस दिए गए हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? द डेटा फॉर यूनिफॉर्म क्राइम रिपोर्ट दैट इज यूसीआर। यूसीआर के लिए जो डेटा कलेक्ट किया जाता है वो कहाँ से कलेक्ट किया जाता है?
दैट इज एफबीआई, है ना। एफबीआई से कलेक्ट होकर यूनिफॉर्म क्राइम रिपोर्ट में वो डेटा को फीड किया जाता है, ठीक है। सो करेक्ट ऑप्शन विल बी ऑप्शन नंबर सेकंड, एफबीआई। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हु कोलेट्स द क्राइम डेटा इन द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में डेटा को कलेक्ट कौन करता है, कोलेट कौन करता है, हमने अभी पढ़ा था, दैट इज ऑप्शन नंबर थर्ड, एफबीआई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 112, रिकॉर्डेड क्राइम स्टैटिस्टिक्स रेफर्स टू क्राइम डेटा कंपाइलेशन इन और बाय। जो रिकॉर्डेड क्राइम स्टैटिस्टिक्स है वो किसके द्वारा कंपाइल किया जाता है, इंग्लैंड एंड वेल्स द्वारा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हाउ मेनी मेथड्स आर देयर टू अंडरस्टैंड द ट्रेंड्स इन क्राइम। कितने तरीके के मेथड्स के बारे में हमने इस पैसेज के अंदर पढ़ा, 2। ऑप्शन नंबर थर्ड विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इन इंग्लैंड एंड वेल्स क्राइम डेटा इन इज कलेक्टेड बाय। क्राइम डेटा किसके द्वारा कलेक्ट किया जाता है, पुलिस के द्वारा। और जब हम बात करते हैं यूनाइटेड स्टेट्स की तो वहां पर एफबीआई करता है, इंग्लैंड एंड वेल्स में पुलिस करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 115, अकॉर्डिंग टू द सेक्शन 154 ऑफ सीआरपीसी द प्राइमरी ऑब्जेक्ट ऑफ फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट इज। सेक्शन 154 सीआरपीसी के अंदर जो एफआईआर दर्ज करवाई जाती है उसका प्राइमरी ऑब्जेक्ट क्या होता है, ये हमारा क्वेश्चन है। And options are to arrest the person immediately, punish the offender, set criminal law into motion या provide counseling। करेक्ट ऑप्शन विल बी ऑप्शन नंबर थर्ड। यहाँ पर हम जो क्रिमिनल लॉ है उसको लागू करते हैं, जैसा भी उस टाइम के लिए हमारे पास सिचुएशन रहता है तो उसको मोशन में लेकर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 116। क्वेश्चन नंबर 116 इज अकॉर्डिंग टू इंडियन एविडेंस एक्ट प्राइमरी एविडेंस का क्या मतलब होता है। एंड ऑप्शंस आर सर्टिफाइड कॉपीज ऑफ द डॉक्यूमेंट्स, a photograph या copies made from the original document या document itself produced for the inspection of the court। तो ये इंडियन एविडेंस एक्ट के सेक्शन नंबर 62 में ये मेंशन है कि हम प्राइमरी एविडेंस किसे कहेंगे, वो डॉक्यूमेंट जो कि खुद से प्रोड्यूस किया गया है कोर्ट में इंस्पेक्शन के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 117, वन ऑफ द प्राइम ऑब्जेक्टिव ऑफ क्रिमिनल लॉ। क्रिमिनल लॉ का प्राइम ऑब्जेक्टिव क्या है, टू इम्पार्ट एडिक्वेट जस्ट एंड प्रोपोर्शनेट सेंटेंस, यानी कि जो भी जिसने जिस तरीके का क्राइम किया है उसे उस हिसाब से ही उतना ही पनिशमेंट देना जितना वो जिस हिसाब से उसने क्राइम किया। ऐसा ना हो कि उसे बहुत ज्यादा ही पनिश कर दिया गया है या क्राइम के हिसाब से उसे कम पनिश कर दिया गया है। तो जस्ट एंड प्रोपोर्शनेट सेंटेंस देना। ऑप्शन नंबर सेकंड क्या है, टू इम्पार्ट कंपल्सरी सेंटेंस, कि उसे जो पनिशमेंट है वो देना ही देना है। ये है हमारे क्रिमिनल लॉ का प्राइमरी ऑब्जेक्टिव। या फिर ऑप्शन नंबर थर्ड है, टू इम्पार्ट जस्टिस टू अक्यूज्ड ओनली, सिर्फ अक्यूज्ड को ही हम जस्टिस प्रोवाइड करें। या फिर रिग्रेस इम्प्रिजनमेंट दें हम किसको, जो आपका अक्यूज है, क्या। ये हमारे क्रिमिनल लॉ के प्राइम ऑब्जेक्टिव्स हैं। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट विल बी द करेक्ट आंसर, दैट इज टू इम्पार्ट एडिक्वेट जस्ट एंड प्रोपोर्शनेट सेंटेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, which one of the following theories stems from an analysis of patterns, themes and common categories discovered in data। इनमें से कौन सी थ्योरी जो है वो पैटर्न एनालिसिस करती है, थीम्स को चेक करती है एंड कॉमन कैटेगरीज बनाती है डेटा से। एंड ऑप्शंस आर ग्राउंडेड थ्योरी, एनोमी थ्योरी, लेबलिंग थ्योरी या इकोनॉमिक थ्योरी। तो देखिए जो बाकी थ्योरीज जो हैं, ग्राउंडेड थ्योरी को छोड़कर बाकी सारी थ्योरीज जो है वो आपकी थ्योरीज ऑफ क्राइम के अंदर आ जाएंगी। लेकिन जो ग्राउंडेड थ्योरी है दैट विल कम अंडर आपका रिसर्च मेथोडोलॉजी। और ये क्वालिटेटिव रिसर्च में जनरली यूज किया जाता है। इसके अंदर इंडक्टिव रीजनिंग करके हम पैटर्न्स, थीम्स और कॉमन कैटेगरीज को बनाते हैं। तो दैट विल कम अंडर ग्राउंडेड थ्योरी। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 119, which one of the following sampling method involves identifying a group of subjects through referrals। इनमें से कौन सा सैम्पलिंग मेथड में हम रेफरल्स के थ्रू अपने सब्जेक्ट को पहचानते हैं, सैंपल को कलेक्ट करते हैं। रेफरल्स मतलब हमने किसी एक पार्टिसिपेंट्स के पास गए
और उससे फिर पूछा फर्दर कि आप ऐसे किसी और पर्सन को जानते हो जो ये क्राइटेरिया फुलफिल कर रहा हो, तो फिर वो पर्सन हमें फिर दूसरे हमारे सैंपल के पास लेके जाता है। एंड ऑप्शंस आर कन्वीनियंस सैम्पलिंग, कोटा सैम्पलिंग, पर्पसिव सैम्पलिंग या स्नोबॉल सैम्पलिंग। सो ऑप्शन नंबर 4 विल बी द करेक्ट आंसर, दैट इज स्नोबॉल सैम्पलिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 120, which one of the following research processes focus on detailed and accurate description of social life rather than explanation? इनमें से कौन सा रिसर्च प्रोसेस जो है मेनली डिटेल्ड और एक्यूरेट डिस्क्रिप्शन बताता है सोशल लाइफ का रेदर देन एक्सप्लेनेशन? ऑप्शंस आपके पास क्या है? केस स्टडी, सर्वे, एथनोग्राफी या सेफ्टी ऑडिट। करेक्ट ऑप्शन विल बी एथनोग्राफी, जहां पर हम अपने सैंपल के कल्चर के बारे में बात करते हैं, उसकी सोशल लाइफ के बारे में बात करते हैं, तो दैट इज एथनोग्राफी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 121, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी? तो जो ऑप्शंस हैं वो आपके पास है मीन, स्टैंडर्ड डेविएशन, मीडियन या मोड। करेक्ट ऑप्शन विल बी ऑप्शन नंबर सेकंड, दैट इज स्टैंडर्ड डेविएशन। मीन, मीडियन, मोड जो है वो आपके मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी के अंदर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 122, क्रिएटिंग फियर अमंग द कॉमन पब्लिक टू स्टॉप देम फ्रॉम कमिटिंग क्राइम इज कॉल्ड। जब आप कॉमन पब्लिक के अंदर एक डर पैदा कर देते हैं ताकि वो फिर अपने आप को रोके कि वो क्राइम ना करे फर्दर, सो इट विल कम अंडर, एंड ऑप्शंस आर जनरल डेटरेंस, इनकैपेसिटेशन, रिहैबिलिटेशन या एक्सपिएशन। करेक्ट ऑप्शन विल बी ऑप्शन नंबर फर्स्ट, दैट इज जनरल डेटरेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following system is based on the interaction of the offender, victim and community they live in? इनमें से कौन से सिस्टम में हम ये बात करते हैं कि ऑफेंडर, विक्टिम और कम्युनिटी सब साथ में मिलकर एक दूसरे से इंटरेक्ट करते हैं? तो ये कौन से सिस्टम के अंदर होता है? ऑप्शंस हैं आपके पास रेट्रीब्यूटिव सिस्टम, एक्विजिटोरियल सिस्टम, रिस्टोरेटिव सिस्टम या इंक्विजिटोरियल सिस्टम। ऑप्शन नंबर थर्ड विल बी द करेक्ट आंसर, दैट इज रेस्टोरेटिव सिस्टम, जहां पर जो एक्यूज्ड है वो विक्टिम के साथ जो भी उसने लॉस किया है, विक्टिम का जो भी उसने लॉस किया है उसको वापस से रिस्टोर करने की कोशिश करता है। सो ऑप्शन नंबर थर्ड विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्रिंसिपल ऑफ डिफरेंशियल एसोसिएशन थ्योरी? इनमें से कौन सा जो है वो डिफरेंशियल एसोसिएशन थ्योरी का प्रिंसिपल नहीं है? डिफरेंशियल एसोसिएशन थ्योरी किसने दी थी? सदरलैंड ने दी थी। ठीक है, इसमें इन्होंने 9 प्रपोजिशंस बताए थे। पहला ये है क्रिमिनल बिहेवियर इज लर्न, ये तो सही है, बताया था, बट हमें क्या बताना, नॉट अ प्रिंसिपल। ठीक है, नेक्स्ट है परसेप्शंस ऑफ द लीगल कोड इन्फ्लुएंस मोटिव्स एंड ड्राइव्स। वहां के लीगल कोड्स को परसीव करके मोटिव्स और ड्राइव इन्फ्लुएंस हो सकते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर किसी के वहां पर कोई एक पर्टिकुलर एक्ट है जो कि क्राइम कंसीडर नहीं किया जाता, ठीक है, तो वो पर्सन उसको करेगा। ठीक है, तो लीगल कोड जो है वो मोटिव्स और ड्राइव्स को इन्फ्लुएंस कर सकता है। ऑप्शन नंबर थर्ड इज लॉ वायलेटिंग बिहेवियर इज द प्रोडक्ट ऑफ केयरफुल थॉट एंड प्लानिंग। लॉ वायलेटिंग बिहेवियर जो करता है कोई इंडिविजुअल वो एक केयरफुल थॉट और प्लानिंग के बेसिस पे करता है। एंड ऑप्शन नंबर फोर इज क्रिमिनल टेक्निक्स आर लर्नड, क्रिमिनल टेक्निक्स को लर्न किया जाता है। So correct option will be option number third, that is law violating behavior is the product of careful thought and planning. Next question, and this is the last question of this lecture. Who among the following is the propounder of the theory of differential opportunity? Differential opportunity theory मैंने आपको पढ़ाई हुई है और इसके propounder कौन है? क्लोवर्ड एंड ओहोलिन, ये दोनों जो है इसके propounder हैं। So that's it for today's lecture. I hope आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा और आपके कोई भी इससे रिलेटेड डाउट्स हैं तो आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। और इससे रिलेटेड इसके पीडीएफ या नोट्स अगर आपको चाहिए तो आप मेरा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है। सो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।